नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको नागरिकता का टॉपिक पूरा कंप्लीट कराऊंगा। नागरिकता क्या होती है और किस तरीके से भारत में नागरिकता मिलती है, ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। ठीक, तो चलिए सबसे पहले चलते हैं कि आज के टॉपिक में क्या है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं संवैधानिक उपबंध। मतलब किसी भी कोई भी अगर संविधान में कोई टॉपिक दे रखा है, ठीक, संविधान में अगर कोई टॉपिक है, संविधान में किसी के बारे में बताया गया है, तो बाकायदा उसका कोई ना कोई ऐसा स्थान होता है जहां पर उसको जो है संविधान में रखा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होते हैं कुछ। ठीक, तो भारत में नागरिकता को भाग 2 में रखा गया है। ठीक है, पार्ट 2 कौन से आर्टिकल में रखा गया है, तो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक रखा गया है। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब हमने संविधान को अपना लिया, तो संविधान के अपनाने के लगभग 4-5 साल तक, ठीक है, तो नॉर्मल चीज़ें चलती रही, क्योंकि अनुच्छेद 5 और आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक जो चीज़ें दी गई थी, उन्हीं के अनुसार जो है नागरिकता मिलती रही। क्योंकि उस समय पार्टीशन हुआ था, तो पार्टीशन में इधर से उधर लोग आए थे, वो चीज़ उसमें डिटेल में रखी गई थी। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम बढ़ा, उसके हिसाब से जो है नागरिकता में जो है कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन आने लग गई जो कि हमारे संविधान में नहीं दे रखी थी। ठीक है, उनके लिए क्या हुआ, उनके लिए नागरिकता अधिनियम 1955 एक एक्ट बनाया गया, सिटीजनशिप एक्ट, जो 1955 बनाया गया, जो कि नागरिकता को बहुत डिटेल में बताता है और किन किन लोगों को नागरिकता मिल सकती है, किन किन लोगों को नागरिकता छीन सकती है, वो सारी चीजें इस एक्ट में बताई गई हैं। अब ये नहीं कि आप जो है पूरा पूरा एक्ट ही रट मारो, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप यूपीएसआई बन रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ पढ़ना है। ठीक, थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी भी करना सीखिए। उसके बाद क्या है कि 1955 में ये एक्ट आया। अब जैसे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होंगे उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर, जो अभी ये सीए एनआरसी वाला जो विवाद आया था, इस ये क्या अलग से कानून लाया गया था? देखिए, ये जो कानून दिख रहा है ना आपको, सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसी में ही संविधान संशोधन किया गया, मतलब संविधान संशोधन इसी में ही संशोधन किया गया था। ठीक है, इसी में ही संशोधन किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था और फिर लाया गया था आपका जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आपका जो है 2019 करके जो लाया गया था, वो इसी अधिनियम में संशोधन किया गया है। ठीक है, तो ये आप समझिए। उसके बाद है कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखते हैं, कुछ तथ्य देखते हैं। ठीक है ना, कुछ फैक्ट्स देखते हैं। क्या है फैक्ट? नागरिकों को मिलने वाले अधिकार, ऐसे अधिकार जो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को मिलते हैं। देखिए, एक चीज आप यहां समझ लीजिए, जैसे क्या है हमारे संविधान में, आप ऐसा समझ लीजिए कि 12 से लेके और आपका 35 ये मूल अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं इसमें। ठीक है, तो इनमें से ये सारे अधिकार तो मतलब नागरिकों को मिलते हैं, जो इंडिया का सिटीजन है उसको सारे अधिकार मिलेंगे। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को मिलते हैं, उन पर किसी विदेशी का हाथ नहीं, विदेशी को नहीं मिलते। वो कौन कौन से अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को मिलते हैं? आर्टिकल 15, जिसमें कहा गया है कि जन्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। मतलब इन सब कंडीशन के आधार पर आपके साथ जो है पार्शियलिटी नहीं करी जाएगी, आपसे विभेद नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में समता, मतलब जो सरकारी नौकरियां होती हैं, जो सरकारी जॉब्स होती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स, उनमें जो है आप समता बरतेंगे। फिर आर्टिकल 19 कहता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच ये आर्टिकल 19 है, ये सिर्फ नागरिकों को मिलता है। उसके बाद है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। आपको मैंने बताया था कि आगे चल के जब फंडामेंटल राइट पढ़ाऊंगा तब आपको डिटेल में बताऊंगा ये कि संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार का मतलब ये होता है कि भारतीय संविधान में, ठीक है, अल्पसंख्यकों के लिए, मतलब माइनॉरिटीज जो होती हैं उनके लिए संस्कृति और शिक्षा का अधिकार दे रखा है 29 और 30 में। ठीक है, अभी के लिए इतना समझ लो, आगे चल के मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फिर भारत के नागरिक जो है लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव में मतदान डालते हैं। वोटिंग राइट जो है वो सिर्फ नागरिकों को मिलता है। संसद और राज्य विधानमंडल के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार, मतलब जो चुनाव लड़ा जाता है, ठीक है, आप किसी भी विधानसभा क्षेत्र या लोक संसद के क्षेत्र से जो जो लोग खड़े होते हैं, ठीक है, उनके लिए चुनाव, आपको चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। ठीक है, फिर है सार्वजनिक पद पर बैठने का अधिकार, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, राज्यपाल आदि। मतलब एक तरीके का यह है कि जो सार्वजनिक पद होते हैं, जो बड़े बड़े पद होते हैं, उन पर बैठने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसका होता है? वो नागरिक का होता है, और उस पर किसी विदेशी आदमी को नहीं बिठाया जा सकता। नेक्स्ट है आपका, भारत में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का क्या मतलब होता है, यहां समझ लीजिए। देखिए, जैसे ये हो गया इंडिया का कंसेप्ट, और ये मैं समझाता हूँ अमेरिका का कंसेप्ट, इससे आपको समझ में आ जाएगा। अमेरिका में क्या होता है कि जैसे स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं, उसके बाद है एक पूरा का पूरा आपका देश होता है।
यहाँ पर क्या है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आपको उसकी भी सिटीजनशिप लेनी होती है, उसकी भी सिटीजनशिप होता है, और फुल अमेरिकन सिटीजनशिप भी होती है। समझ में आ रहा है? बट यहाँ इंडिया में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। इंडिया में आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, सिटीजनशिप आपको इंडियन ही मिलेगी। ये होता है, ये होती है सिंगल सिटीजनशिप, ये होती है डुअल सिटीजनशिप। अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है, मतलब वहां पर स्टेट की भी नागरिकता लेनी होती है आपको, आपको कंट्री की भी नागरिकता लेनी होती है। ठीक है, समझ में आ गया? फिर है, भारत की नागरिकता लेने के लिए किसी व्यक्ति को 12 वर्ष तक भारत में निवास करना अनिवार्य है। 12 वर्ष मतलब होता है 11+1। 11+ मतलब होता है कि अगर आप मान लीजिए 14 साल से, टोटल टाइम आपको 14 ईयर्स दिया जाएगा। 14 ईयर्स में आपको आपको जो है 11 साल तो आपको रहना है। उसके बाद +1 मतलब रजिस्ट्रेशन। आप रजिस्ट्रेशन मतलब जैसे नेचुरल जो प्रोसेस होता है, नेचुरल प्रोसेस मैं आपको आगे बताऊंगा। नेचुरल जो प्रोसेस होता है सिटीजनशिप के लिए, तो उसमें क्या होता है, 11 साल, 14 में से 11 साल तो आपको रहना ही रहना है। मान लीजिए आदमी आता जाता भी रहता है विदेशों में, लेकिन कुल मिला के आपका 11 साल। और नेचुरल सिटीजनशिप का जब आप अपने उसको केंद्र सरकार को जब बताते हैं कि मुझे नागरिकता चाहिए नेचुरल सिटीजनशिप के आधार पर, तो फिर आपको जो है उस मतलब एक तरीके से वो एप्लीकेशन देने से 1 साल पहले पहले आपको रहना होता है उसमें, कंट्री में लगातार 1 साल तक। तो आप पिछले 1 साल से तो रह ही रहे हो, तभी आपको जो है वो सिटीजनशिप के लिए आप जो है प्रोसेस के लिए डाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका। फिर है ओसीआई कार्ड धारकों के लिए जीवन भर वीजा होता है। ओसीआई कौन होते हैं? ठीक है, ओवरसीज इंडियंस। ओवरसीज इंडियंस होते हैं, इसकी कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। ओवरसीज इंडियन क्या मतलब होता है इनका? मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप लोग जो हैं, आप लोगों में से कोई अमेरिका कमाने गया, ठीक है, अमेरिका कमाने गया और फिर वो उसको कंट्री इतना अच्छा लग गया, वहाँ सब कुछ सेटअप हो गया, तो आप जो है वहीं बस गए। बस गए मतलब आपने जो है वहाँ की नागरिकता ले ली, अमेरिका की नागरिकता, तो ऑटोमेटिकली आपकी इंडियन नागरिकता खत्म हो जाएगी। लेकिन सरकार जो है आपको एक मतलब बेनिफिट ये देती है कि आपको, आप रहोगे तो अमेरिका के पासपोर्ट पर ट्रेवल करोगे, लेकिन आप इंडिया में पैदा हुए थे, इंडियन सिटीजनशिप थी आपके पास पहले, इस वजह से आपको ओसीआई कार्ड दिया जाएगा, जिससे कि आपको, जैसे अगर आप आते हो तो आपको वीजा नहीं लगेगा आपके उस पर, क्योंकि आप ओसीआई कार्ड धारक हो। उसके बाद आपको जो है ऐसा नहीं है कि हर महीने जाके जो आपको पुलिस स्टेशन में अपना बताना पड़े कि हाँ मैं यहीं हूँ, रहता हूँ और मैं कहीं भागा नहीं हूँ। ठीक है, पहले ऐसा होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। तो ओसीआई कार्ड धारकों के लिए जीवन भर वीजा होता है, मतलब उनके लिए किसी भी तरीके का वीजा अप्लाई वगैरह करना है, अगर आपके पास ओसीआई कार्ड है, आपका जो है एयरपोर्ट पे आपको चेक करेंगे, उसके बाद आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ना ही आपका कोई आपके ऊपर कोई देख रेख करेगा, ना ही आपको पुलिस स्टेशन में जाने की, हाजिरी लगाने की जरूरत होती है। आगे बढ़ते हैं, नागरिकता प्राप्त करने के तरीके। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो यही है, नागरिकता किस तरीके से प्राप्त होती है। तो सबसे पहले होती है प्राप्त आपकी जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर सिंपल है बिल्कुल, माता या पिता में से दोनों, माता या पिता में से दोनों या कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये जन्म मतलब ये होता है कि मतलब जन्म मतलब ये है कि आपका जन्म भारत में ही हुआ है, और आपके जन्म के समय आपके मम्मी पापा दोनों या तो सिटीजन होने चाहिए, या मम्मी या पापा में से कोई एक जो है वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, तब आपको जो है जन्म के आधार पर आपको नागरिकता दे दी जाएगी। नेक्स्ट है आपका वंश के आधार पर। वंश के आधार का मतलब होता है कि आपका जन्म जो है बाहर हुआ है, और जन्म के समय मान लीजिए आपका जन्म जो है केनिया में हुआ, अमेरिका में हुआ, यूरोप में हुआ, ठीक, कनाडा में हुआ, कहीं पर भी हुआ, तो जन्म के आधार पर जो है आपको जन्म के समय माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। आपका जन्म बाहर हुआ है, ठीक, लेकिन जिस समय जन्म हुआ किसी भी देश में हुआ, उस समय आपके माता या पिता में से कोई एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए, तब आपको जो है वंश के आधार पर आपको जो है ये जो नागरिकता है वो आपको मिल जाएगी। ठीक, फिर दूसरा है, लेकिन इसमें एक चीज ये और होती है कि जैसे आपका जन्म हुआ है तो 1 साल के अंदर अंदर आपको वहां की जो एम्बेसी होती है, इंडियन एम्बेसी होती है, वहां पर आपको जाकर रजिस्टर्ड कराना होता है कि हाँ मेरा ये बेटा या बेटी पैदा हुआ है और मैं भारत का नागरिक हूँ। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है आप रजिस्टर करा देंगे तो उसका जो है पासपोर्ट प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा, इंडियन पासपोर्ट पर फिर आपका बच्चा जो होगा वो ट्रैवल करेगा। तो ये चीज होती है। उसके बाद क्या है, थर्ड आपका पॉइंट आता है पंजीकरण द्वारा। पंजीकरण मतलब नॉर्मल जो रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन द्वारा जो किस तरीके से होता है, उसमें क्या होता है कि आवेदन से पूर्व 7 वर्ष तक आपको भारत में रह रहे हो। ठीक है, आपको इसके कंसेप्ट समझने हैं कि कैसे कंसेप्ट होते हैं आपको, मतलब बाय रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि आपको मिनिमम जो है 7 ईयर्स तक जो है आपको
एक तरीके से भारत में रह रहे हो, या फिर जैसे आपकी जो है शादी हुई हो, आपने किसी फॉरेन की लड़की से या लड़के से अगर आपने शादी कर ली है, तो मतलब उस लड़के या लड़की को जो फॉरेन का है उसको इंडियन नागरिकता तभी मिल पाएगी जब वो 7 साल से इंडिया में रह रहा हो। ठीक है, मिनिमम 7 ईयर का जो है कि मतलब जो ग्रूम और ब्राइड है, मतलब जो लड़का और लड़की जो होते हैं वो शादी के बाद, ठीक, 7 साल तक इंडिया में रहेंगे। उसके बाद ही अगर वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको नॉर्मल तरीके से आपका इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल रजिस्ट्रेशन का। फिर प्राकृतिक रूप से जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको डिटेल में थोड़ी बताना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, पूरी नागरिकता का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और फिर है ना आपका क्षेत्र समाविष्ट, मतलब बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि भारत ने किसी देश पर कब्जा, किसी क्षेत्र पर कब्जा किया, या फिर कोई क्षेत्र भारत में, कोई देश हो गया भारत में मिलना चाहता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम आज़ादी के समय भारत का पार्ट नहीं था, लेकिन बाद में जब सिक्किम भारत का पार्ट हुआ तो भारत का पार्ट होने के बाद उसके देश के जो नागरिक थे वो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप उनको मिल गई। ये होता है क्षेत्र समाविष्ट के आधार पर। अब हम देखते हैं कि बाय नेचुरलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, बाय नेचुरलाइजेशन का मतलब होता है केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर, आवेदन मतलब होता है एप्लीकेशन, आवेदन किसी व्यक्ति जो कि अवैध प्रवासी ना हो, मतलब इलीगल इमिग्रेंट ना हो, जैसे चोरी छुपे बांग्लादेश से, म्यांमार से और आपका पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से जो लोग आ जाते हैं ना बिना कागज के, बिना किसी तरीके के, वो नहीं होना चाहिए। आपके पास किसी व्यक्ति को प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है यदि वह निम्नलिखित योग्यताएं, अभी योग्यताएं जो है ना ये थोड़ा सा है इंपॉर्टेंट, मतलब आप ना इनको रटने मत बैठ जाना, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रख लेना कि हाँ ये चीजें होती हैं। ठीक है, अब जैसे क्या है, क्योंकि नागरिकता से क्वेश्चन, भाई सीधी सी बात है, हम किसी संविधान में कहते ये तो नहीं कह सकते कि क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन बनता है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बनता है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं बनता है। टफ क्वेश्चन वाले जो आपके पार्ट होते हैं वो होते हैं संसद। सबसे ज्यादा टफ जो एक, जहां पर सबसे ज्यादा घूमता है बच्चा, वो होता है संसद। आपको संसद में अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसके लिए मैं अभी से बता देता हूँ 4 या 5 वीडियो आपकी लगेंगी अभी। ठीक, लेकिन ये क्योंकि संविधान का सबसे बड़ा पार्ट होता है संसद, पार्लियामेंट। ठीक है, जबकि जो स्टेट असेंबलीज होती हैं वो इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा पार्लियामेंट। अगर आपने पार्लियामेंट पढ़ लिया तो ऑटोमेटिकली आपकी स्टेट असेंबली समझ में आ जाएगी। अगर आपने प्रेसिडेंट समझ लिया तो ऑटोमेटिकली आपको गवर्नर या राज्यपाल समझ में आ जाएगा। अगर आपने पीएम समझ लिया तो आपको सीएम ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। कुछ पावर्स अंतर होती हैं लेकिन काम वही होता है। ठीक, तो जैसे क्या है कि मान लीजिए ये कहना चाह रहे हैं कि प्रकृति द्वारा, मतलब बाय नेचुरलाइजेशन द्वारा केंद्र सरकार किसी व्यक्ति को नागरिकता का प्रमाण पत्र दे सकती है, नागरिकता दे सकती है अगर उसके पास ये एलिजिबिलिटीज हों। ठीक है, अब कौन कौन सी एलिजिबिलिटीज हैं इनको देख लेते हैं। पहली एलिजिबिलिटी कह रहा है कि ऐसे देश से संबंधित ना हो जहां भारत की नागरिकता को प्राकृतिक रूप से नागरिकता नहीं मिल सकती। मतलब मान लीजिए आप किसी ऐसी कंट्री में रहते हैं जहां पर, ठीक है, जहां पर इंडियन लोगों को सिटीजनशिप नहीं दी जाती। मान लीजिए मैं कहता हूं कि सोमालिया में आप लोग रहते हैं। सोमालिया तो कुछ ज्यादा ही अच्छा कंट्री हो गया। मतलब आप ऐसे मान लीजिए आप ना कनाडा में रहते हैं, मान लीजिए आप जो है कनाडा में रहते हैं, तो कनाडा जो है वो कंट्री में एक नियम यह है कि भारत के नागरिकों को किसी भी तरीके से आप नागरिकता नहीं दी जाएगी, नागरिकता नहीं दी जाएगी। और आप वहां के नागरिक हैं और आप चाहते हैं कि इंडिया की सिटीजनशिप मुझे नेचुरलाइजेशन द्वारा मिल जाए, नेचुरलाइजेशन द्वारा मुझे मिल जाए। तो ये जो पॉइंट है, ये पहला ही पॉइंट आपने गलत कर दिया कि भारत में प्राकृतिक रूप से जो नागरिकता दी जाती है वो उन्हीं देश के नागरिकों को दी जाएगी जो देश भारत के लोगों को भी नागरिकता देते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि यदि वह किसी अन्य देश का नागरिक हो तो वह भारतीय नागरिकता के लिए अपने आवेदन की स्वीकृति पर उस देश की नागरिकता को त्याग कर दे। मतलब जैसे ऐसा समझ लीजिए कि आप कनाडा के सिटीजन हैं और अगर मान लीजिए आपने आवेदन को आपने केंद्र सरकार को एक एप्लीकेशन दिया और एप्लीकेशन सिटीजनशिप के लिए एक्सेप्ट हो गई, तो प्राकृतिक रूप से, मतलब सेकंड पॉइंट ये कहता है कि आपको उस देश की नागरिकता तुरंत त्यागनी पड़ेगी। ठीक है, आप मतलब आनाकानी नहीं करोगे कि नहीं मैं उस देश में भी रहूंगा, और ऐसा नहीं, आपको तुरंत एकदम वहां की नागरिकता त्यागनी पड़ेगी। अगर आपने वहां की तुरंत नागरिकता त्यागी नहीं तो आपको जो है नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा आपको जो है किसी भी रूप में आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। थर्ड पॉइंट है, यदि वह भारत में रह रहा हो या भारत की सेवा में हो या इनमें से थोड़ा और कोई, मतलब या तो वो भारत में रह रहा हो या फिर वो गवर्नमेंट जॉब करता हो इंडिया में, ठीक है,
आ, तो उसे नागरिकता संबंधी आवेदन देने से कम 12 माह पूर्व भारत में रहना होगा। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि जैसे वो भारत में रह रहा हो, ठीक है, या फिर कोई इंसान है वो भारत में रह रहा हो, या फिर वो भारत के किसी भी नौकरी में, मतलब किसी भी जॉब में वो काम करता है। जैसे मान लीजिए ओएनजीसी में काम करता है, लेकिन उसकी उसकी पोस्टिंग जो है वियतनाम में है। भाई ओएनजीसी तो ऑल ओवर वर्ल्ड जो है कहीं ना कहीं खनन वो ड्रिलिंग करती रहती है ऑयल के लिए। तो मान लीजिए जैसे वो रह रहा हो, तो लेकिन इसमें यह है कि जब भी वो नागरिकता के लिए अप्लाई करेगा नेचुरलाइजेशन के थ्रू, तो उसको मिनिमम जो है 1 साल पहले से मतलब एप्लीकेशन देने से 1 साल पहले से वो इंडिया में रह रहा हो, तभी उसको जो है नेचुरलाइजेशन के आधार पर जो है मिलेगी। नेक्स्ट है आपका, यदि यदि 12 माह की इस अवधि से 14 वर्ष पूर्व से वह भारत में रह रहा हो या भारत की सेवा में हो या इनमें से थोड़ा कोई हो, इनकी कुल अवधि 11 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। देखिए कितना मतलब आपका जो पॉइंट है, इसीलिए कहते हैं कि ये सिर्फ वकील ही समझ सकते हैं। सिंपल ये भी तो लिख सकते थे कि 14 साल हैं, 14 साल में से आपको 11+1 मतलब 11 साल आपको लगातार रहना। लगातार का मतलब ये होता है कि 14 सालों में से आप 1 साल रहे, फिर 2 महीने कहीं और दूसरे कंट्री में रह लिए, फिर आ गए, फिर 1 साल रहे। कुल मिला के 14 साल में से आपको 11 साल तो आपको इंडिया रहना पड़ेगा। उसके बाद एप्लीकेशन डालने से 1 साल पहले आपको परमानेंटली इंडिया में रहना पड़ेगा, तब 1 साल बाद आप एप्लीकेशन अपनी डाल सकते हो। ये भी तो लिख सकते थे, अब इतना घुमा के लिखा है इन्होंने। ठीक, नेक्स्ट है आपका कि उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए, मतलब वो अच्छा आदमी होना चाहिए, मतलब पूरी तरीके से ये नहीं कि दूसरे कंट्रीज में आप वांटेड हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है आपका, यदि वह संविधान की 8वीं अनुसूची मतलब 8 जो शेड्यूल है उसमें जो लैंग्वेज दी गई हैं उनमें से आपको किसी एक लैंग्वेज का अच्छा आपको पता होना चाहिए। जैसे हिंदी हो गई, बोडो, मतलब कोई भी हो गई, उसमें लैंग्वेज दे रखी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, उसे प्राकृतिक रूप से नागरिकता का प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने की स्थिति में वह भारत में रहने का इच्छुक हो या भारत सरकार की सेवा या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में, मतलब कहने का यह है कि जब उसको नेचुरलाइजेशन के थ्रू अगर उसको नागरिकता दी जाए तो भारत में रहने का इच्छुक होना चाहिए। दूसरा, भारत की सेवा, मतलब अगर वो गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है तो गवर्नमेंट जॉब भी कर सकता है, और गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो उसको उसको जो है वो कर सकता है। किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में वो जा सकता है जिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य जो है वो भारत हो। ये सारी कंडीशन जो है, ये सारी कंडीशन आपको जो है ये एक तरीके से प्राकृतिक रूप से जो जो आपकी जो नागरिकता मिलती है उनके लिए जरूरी होती हैं, ठीक है। लेकिन केंद्र सरकार के पास एक और मतलब पॉइंट है। जैसे वो ये मान लीजिए कोई एक ए आदमी है, ठीक है। ए आदमी जो है वो या तो हो गया देखिए विज्ञान, नेक्स्ट है आपका दर्शन फिलॉसफी, फिर है आपका कला, फिर आपका साहित्य, फिर है विश्व शांति, फिर है आपका विश्व शांति या ह्यूमन राइट्स मानव सेवा, ह्यूमन राइट मानवाधिकार, ठीक है। इन इन जितने भी मैंने पॉइंट बताया आपको, इस फील्ड में अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा मतलब दिग्गज है, बहुत मान लीजिए कोई इकोनॉमी का बहुत बड़ा दिग्गज है, बाहर रह रहा है, या फिर कोई साइंटिस्ट है वो बाहर रह रहा है, वो इंडिया की सिटीजनशिप चाहता है, तो सरकार के ये पावर दी गई है कि सरकार ये जो जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताया अभी, इन पॉइंटों को बिल्कुल एक साइड में रख देगी, इन पॉइंटों में से किसी पॉइंट को नहीं मानेगी। और अगर वो क्या नाम है इंसान जो है इन विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति, ह्यूमन राइट्स, इन इस सेक्टर में अपने आप इस सेक्टर में बहुत अच्छा दिग्गज है, तो वो इनके आधार पर भी उसको तुरंत सिटीजनशिप दे सकती है। ये एक अधिकार और दिया गया है भारत की सरकार को, ठीक है। फिर वो ये वाले पॉइंट नहीं देखेगी कि वो अच्छा चरित्र होना चाहिए या फिर वो जो है 12 महीने पूर्व रहना चाहिए, ऐसा नहीं देखेगी। वो ये देखेगी कि विज्ञान में कोई साइंटिस्ट है, वो इंडिया में आना चाहता है, इंडिया का सिटीजनशिप लेना चाहता है, तो सब चीज अलग हटा देगी, तुरंत उनको सिटीजनशिप दे देगी। ये पॉइंट होता है, ठीक है। नागरिकता समाप्त होने के कारण क्या होते हैं, कौन से रीजन है? स्वैच्छिक त्याग का मतलब क्या होता है कि केंद्र सरकार से स्वयं त्यागने के लिए कहे, मतलब जो एक नागरिक होता है भारत का, वो खुद ही त्यागने के लिए बोल दे कि ठीक है अब मुझे नागरिकता यहाँ की नहीं चाहिए, मैं अडल्ट हूँ, मैं होशो हवास में अपने क्या नाम है अपनी पूरी की पूरी मानसिक विवेक का प्रयोग करते हुए मैं ये कहता हूँ, एक पूरा का पूरा लेटर लिखना होता है, मैं ये कहता हूँ कि आप मैं जो है भारत की नागरिकता को त्यागना चाहता हूँ। तो स्वैच्छिक त्याग जो होता है वो फिर होता है बर्खास्तगी द्वारा। बर्खास्तगी द्वारा क्या होता है, मतलब किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेना। जैसे मैं एक कंसेप्ट समझाता हूँ आपको, स्कूल के आधार पर एक कंसेप्ट समझाता हूँ। जैसे कोई स्कूल है,
पहली कंडीशन ये रही कि आप प्रिंसिपल के पास गए, आपने एक लेटर लिखा, आपने कहा कि सर ऐसे ऐसे बात है और मैं इस स्कूल में नहीं रहना चाहता हूँ, मैं इस स्कूल से जो है वो मैं इस स्कूल से जो है वो जाना चाहता हूँ। तो वो क्या करेगा, वो आपको जो है उस स्कूल की जो है उस स्कूल से आपको निकाल देगा। बी कंडीशन ये है कि आपने जो है किसी कोई जिस स्कूल में आप हैं, तो आपने क्या करा कि ए स्कूल था, ए स्कूल में आप थे, तो आपने बी स्कूल मतलब कोई दूसरे स्कूल में आपने जाके एडमिशन ले लिया, तो ए स्कूल क्या करेगा, आपको ऑटोमेटिकली रेस्टिकेट कर देगा। ठीक है, मतलब आपने किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है नागरिकता जो है भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। सी क्या है, सी ये है कि आपने कोई बदमाशी करी है। ठीक, सी का मतलब होता है कि मतलब थर्ड कंडीशन जो है, थर्ड कंडीशन ये है कि आप ए स्कूल में पढ़ रहे हो और आपने लड़ाई कर ली, आपने सर फोड़ दिया, आपने जो है बहुत ही मतलब एक तरीके से बहुत गलत का स्कूल में जो है बहुत बदमाशी कर रहे हैं या फिर बच्चों को मारते हैं पीटते हैं, तो फिर क्या करेगा, फिर वहाँ का प्रिंसिपल क्या करेगा कि आपको जो है फिर वो रेस्टिकेट कर देगा, आपको वंचित कर देगा, जाओ घर जाओ अब तुम। ठीक, ऐसे ही जो वंचित के द्वारा होता है, थर्ड कंडीशन जो वंचित के द्वारा होती है वो ये होती है कि नागरिकता फर्जी ली हो, मतलब आपने जो है फेक डॉक्यूमेंट लगा के अपनी नागरिकता ले ली हो। ठीक, सेकंड है कि आप जो संविधान के प्रति अनादर दिखाया हो, संविधान के प्रति जो है आपका निष्ठा नहीं है, आपकी अनादर है, बिल्कुल आप नहीं मानते हो। तीसरा आपका युद्ध के दौरान शत्रु की मदद करना, मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान या इंडिया चाइना में वॉर छिड़ा हुआ है और पता चलता है कि आप जो है चाइना के किसी भी रूप में मदद कर रहे हैं या फिर चाइना के दौरान आपने किसी की तरीके की आपकी जो है उससे बातचीत हुई है आपकी, ये होता है। फिर ये है कि पंजीकरण द्वारा या प्राकृतिक नागरिकता नागरिकता जो है, जैसे मान लिया पंजीकरण मैंने आपको बताया था बाय रजिस्ट्रेशन और बाय नेचुरलाइजेशन ऑफ जो सिटीजनशिप होता है, प्राकृतिक आपका जो नागरिकता होती है और एक रजिस्ट्रेशन होती है पंजीकरण द्वारा। अगर आपने नागरिकता ली है और नागरिकता लेने के 5 साल के अंदर अंदर आप 2 साल की आपको जेल हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए आपने आज नागरिकता ली और 5 साल के बीच बीच में आपको 2 साल की जेल हो जाती है, तो आपकी जो है नागरिकता से आपको वंचित कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट है, यदि आप 7 साल से देश से बाहर रह रहे हैं, ठीक है, किसी भी देश से बाहर अगर आप 7 साल से ज्यादा रह रहे हैं, तो ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये ऑटोमेटिकली सारी चीजें होती हैं, ये वंचित द्वारा जो है ये सरकार के पास एक पावर है, सरकार चाहे तो आपकी नागरिकता वंचित कर सकती है, आपको नहीं चाहे तो नहीं कर सकती। आप इंडियन पासपोर्ट पर भी ट्रेवल करते रहिए। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे लोगों को 10-10 साल हो जाते हैं लेकिन जो है वो बाहर रहते हैं, 10-10 साल हो जाते हैं बाहर रहते हैं लेकिन वो ट्रैवलिंग करते हैं इंडियन पासपोर्ट पे ही। ठीक, मतलब वो इंडिया के सिटीजन है। तो वो कंडीशन तब होती है जब देश की केंद्र सरकार जो है इन सब चीजों को देखती है। तो ये सारी चीजें होती हैं आपकी जो किसी देश की नागरिकता को मतलब भारत की नागरिकता को समाप्ति के लिए ये कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो आप जो है इसको अच्छे से समझते रहिए, इसको अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, और इसके बाद जो टॉपिक आपका आने वाला है वो है आपका अच्छा टॉपिक है, इसके बाद आपका सीधा मूल अधिकार आएगा। ठीक है ना, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स आएगा। उसके बाद फंडामेंटल आपका जो है डीपीएसपी आएगा, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर आपका आएगा फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आएगा। फिर आएगा आपका इमरजेंसी प्रोविजंस। ठीक है, ये आपके जो है टॉपिक ऐसे हैं कि जो इंपॉर्टेंट भी हैं और जिनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और इनको आप जल्दी अच्छे से समझ लेंगे तो आपका जो है काफ़ी हद तक जो है आपका सिलेबस भी निपट जाएगा। रही बात सिलेबस की, मैं बस ये कहना चाहता हूँ आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सिलेबस आपका टाइमली हो जाएगा, किसी भी तरीके की आपको सेकंड थॉट लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, क्योंकि अभी भी जो है आपके पास दिसंबर तक का पूरा टाइम है, क्योंकि अब पेपर जनवरी में तो मे भी मुश्किल लग रहा है मुझे, अब फरवरी में ही जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक, तो दिसंबर तक आपके पास पूरा टाइम है, सिलेबस आपका दिसंबर तक कंप्लीट करा के लगभग आपको 1 से लेके और 1.5 महीने तक कंप्लीट रिवीजन करवाया जाएगा, जिससे कि आप वहाँ पर अच्छा स्कोर कर पाएँ। थैंक यू।